कल अपन ने क्लास में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किया था उसमें। मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग में किया जाता है वो क्या किया जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं कि अपन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को अपन अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजेक्शंस को हम बिजनेस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था, सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो ट्रांजेक्शंस अपन ने रिकॉर्ड करी थी, तो रिकॉर्डिंग करते समय अपन ने सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया था। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, उसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजेक्शंस होंगी हम उनको अलग अलग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन, जिसमें हम समरी बनाएंगे एनुअल कि ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में टोटल कितनी सेल्स हुई, पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर अपन ने कितनी सैलरी पे करी, टोटल कितनी परचेजेस पे करी, टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा। तो इस तरीके से अपन पूरी एनुअल क्या करेंगे, समरी बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन। फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिसिस। इस एनालिसिस में अपन क्या करते हैं कि जो तीन काम अभी अपन ने करे, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, देन उनका क्लासिफिकेशन हुआ, देन हमने उसकी समरी बनाई। तो इसमें हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय कोई गलती तो नहीं हो गई, किसी ट्रांजैक्शन को कोई ज्यादा या कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए, या फिर क्लासिफिकेशन करते समय कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई कि जैसे दो चीजें परचेज एंड सेल, तो बाय मिस्टेक कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि परचेज की ट्रांजैक्शंस को सेल में क्लासिफाई कर दिया और सेल की ट्रांजैक्शन को परचेज में क्लासिफाई कर दिया। तो वो चेक किया, और फिर जब हमने समरी बनाई, सबका टोटल करा, तो वहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, एक बार चेक किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, इस इंटरप्रिटेशन में हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कि एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस में पूरे साल भर हमने जो काम किया उससे हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ, वो कैलकुलेट किया जाता है इन फिफ्थ स्टेप में, दैट इज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। सिक्स्थ इज कम्युनिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, इसको बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज होती हैं, उन सारी पार्टीज में इन रिजल्ट्स को आगे हम कम्युनिकेट करते हैं। किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैसे एक सिस्टमेटिक मैनर में, एज एन आर्ट और साइंस इज नोन एज अकाउंटिंग। अब बताया था हमारे सब्जेक्ट को आर्ट और साइंस दोनों बोला जा रहा है। वाई आर्ट क्यों? क्योंकि ये जो 6 स्टेप्स मैंने बताए, ये ऐसा नहीं होता कि कैसे भी इसको शो कर दो। हर चीज को प्रेजेंट करने का एक यहाँ पे प्रॉपर तरीका है, हर चीज को, हर स्टेप को प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह का काम है, ये सब कहाँ होता है, आर्ट में, इसलिए बोला कि इट इज एन आर्ट। एंड वाई साइंस? क्योंकि साइंस में जैसे हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, रीजन होता है, तो वैसे यहाँ पे भी हर स्टेप को करने के पीछे कोई लॉजिक है, एक रीजन है, तो इसलिए बोला कि इट इज अ साइंस। तो वो आपकी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 11th क्लास में अकाउंट्स में आपको बस यही पढ़ना है, ये जो दिख रही है ना आपको डेफिनेशन, यही आपका सिलेबस है क्लास 11th अकाउंट्स का। हम पढ़ेंगे क्या कि हाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर हम पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे इनकी समरी कैसे बनाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरप्रिटेशन करके हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आगे पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है।
तो ये सब चीजें आपको क्लास 11th अकाउंट्स में पढ़नी है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप अपन पढ़ रहे हैं क्या, प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसीजर एस्पेक्ट है। तो आपके अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर एस्पेक्ट हैं, प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो प्रोसीजर एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, उसको हमने टू पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड पार्ट इज यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट इज यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पहला क्या है, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मीन बाय जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया, इट मींस आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर लिया है, आपने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर लिया है। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है, या फिर अदर वर्ड्स में अगर अपन बोलें तो हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उसको अलग अलग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। देन हम उसकी समरी बनाएंगे कि साल भर में टोटल सेल्स कितनी है, साल भर की टोटल परचेज कितनी है, एनुअल सैलरी कितनी पे करी, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पे करा, हम समरी बनाएंगे। फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जो 3 स्टेप अभी हमने करे इसमें हमसे कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। फिर हम उसका इंटरप्रिटेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी हैं, इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। और फिर लास्ट में उसका क्या किया जाएगा, कम्युनिकेशन। ये जो भी रिजल्ट्स अपने निकाले हैं, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करी है, आगे उसको रिलेटेड पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसीजर एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। सेकंड क्या है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि स्टेप 1 में आपने ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करी है, इसको फिर हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। काय के यूज में लेते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए इसको यूज में लिया जाता है। किसको, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है इसको। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर। तो इसके 2 तरीके की यूजर्स होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। वन इज योर इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल यूजर। कौन होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस है। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होती है, व्हाट इज बिजनेस प्रीमाइसेस, जहां पे आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, जिस जगह आप अपनी बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस प्रीमाइसेस कहलाता है। तो सपोज करो ये आपके बिजनेस का प्रीमाइसेस है, या यू सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ये हमारे बिजनेस का कैंपस है। तो इस बिजनेस की प्रीमाइसेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, वो कहलाते हैं इंटरनल यूजर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। और ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को बाहर से सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को आउटसाइड बिजनेस के बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे, राइट। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको 2 लोग यूज करते हैं, वन इज इंटरनल यूजर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। अब मैं 2 चीजें आपको एक साथ बताऊंगा यहाँ पे। पहली चीज तो क्या
कि ये इंटरनल यूजर होते कौन है, और फिर दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंटरनल यूजर्स हैं ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ये इंटरनल यूजर्स यूज करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपके कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? देखो, किसी भी बिजनेस को करने के 3 तरीके होते हैं, किसी 3 में से एक तरीके को, एक मेथड को यूज करके हम एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है। क्या है वो 3 तरीके बिजनेस को करने के? सबसे पहला तरीका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म? जहां पे एक सिंगल पर्सन बिजनेस का ओनर होता है। एक ऐसा बिजनेस जिसको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है? एक सिंगल पर्सन कर रहा है। एक सिंगल पर्सन अगर किसी बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है तो ऐसे बिजनेस को, ऐसी बिजनेस फर्म को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और ये जो सिंगल पर्सन पूरा बिजनेस कंट्रोल और मैनेज कर रहा है उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं उसको अपन? सोल प्रोप्राइटर। तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और ये जो सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं इसको अपन? सोल प्रोप्राइटर। दूसरा तरीका होता है बिजनेस को करने का, वो क्या? पार्टनरशिप बिजनेस। क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं तो ऐसे बिजनेस फर्म्स को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाती है, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, राइट। और तीसरा तरीका जो होता है बिजनेस करने का वो होता है कंपनी बिजनेस। क्या कंसेप्ट होता है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डूइंग कंपनी बिजनेस? कंपनी बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो हम पार्टनर्स हैं। सपोज करो जैसे अभिषेक, अजय और अक्षत, हम चारों ने मिलके क्या करा? एक बिजनेस प्लान तैयार किया। एक बिजनेस प्लान तैयार किया। हमने डिसाइड करा एक बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है? बोले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे। किसका? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे। इसके लिए हमने पूरा एक अच्छा खासा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया कि कहां पे हम फैक्ट्री ओपन करेंगे, कहां से मशीन्स आएंगे, कितने वर्कर्स अपॉइंट करने, फिर कैसे हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। पूरा एक अच्छा खासा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया। लेकिन जब उस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई, जब उस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने गए तो पता चला इस बिजनेस को तो स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इतना पैसा हम चारों के पास ही नहीं था। हम चारों के पास इतना पैसा नहीं था। तो हमने क्या करा? एक अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबकी एक बार एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में क्या करा? हमने अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया कि हमने इस तरीके से बिजनेस प्लान बनाया है। और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स को हमने ये बोला कि हमारा मानना है कि इस बिजनेस पे अगर फ्यूचर में वर्कआउट किया जाए, काम किया जाए, तो इन फ्यूचर में ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है। लेकिन आज एट प्रेजेंट हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो फिर वो क्या करते हैं? अपनी जो फ्रेंड और अपने रिलेटिव जिनकी उन्होंने मीटिंग बुलाई है, जिनको ये बिजनेस प्लान समझाया है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई आपकी सेविंग्स है, सरप्लस अमाउंट है, तो वो आप हमें दो, हम उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और फिर उससे हम बिजनेस करेंगे। अब आपका जब कोई फ्रेंड या रिलेटिव है ना, जैसी पैसों की बारी होती है तो वो आपसे अनजान बन जाता है। बोले आप कौन? तो वो सामने वाला कहेगा भाई मैं क्यों अपना पैसा, अपनी सेविंग्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं? तो हम क्या कहेंगे सामने वाले पर्सन को? हम ये कहेंगे कि बोले आपका काम है हमारे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। इस बिजनेस में सारा काम हम करेंगे, सारा वर्कआउट हम करेंगे, सारे काम, सारी एक्टिविटीज हम करेंगे।
और एंड ऑफ द ईयर में हमें जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम आपको देंगे और बाकी का प्रॉफिट हम रखेंगे। अब सामने वाले का इंटरेस्ट की बात आई, तब सामने वाले का इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा, वो सोचेगा, क्या सोचेगा कि मेरे को केवल अपना पैसा इसमें, इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सारा काम ये करेंगे और मेरे को बैठे बैठाएगा एंड ऑफ द ईयर में इस बिजनेस में से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर वो क्या होगा, अपना पैसा, अपनी सेविंग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट पे जो बिजनेस किए जाते हैं उनको बोलते हैं कंपनी बिजनेस। जिन जिन लोगों ने बिजनेस में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया है, अपनी सेविंग का पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। उनको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर जब आपके बिजनेस में आपका पैसा देते हैं, अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में कंपनी उनको क्या देती है, शेयर्स। सामने वाले इन्वेस्टर ने अब कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करा, इसके बदले में कंपनी सामने वाले को क्या देगी, शेयर्स देगी। तो फिर वो आपकी कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और इन शेयर होल्डर्स को एंड ऑफ द ईयर में कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट को कंपनी एंड ऑफ द ईयर में कुछ प्रॉफिट तो खुद रखती है और कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और कंपनी जो प्रॉफिट अपने शोल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोला जाता, उस प्रॉफिट को बोला जाता है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, व्हाट इज डिविडेंड, कि कंपनी ने पूरे साल भर जो भी प्रॉफिट अर्न करा, उस प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो जिन लोगों ने कंपनी स्टार्टिंग में ओपन करी थी ना, कौन कौन थे, 4 जने, एक तो मैं था, एक कौन था, अभिषेक था, एक आदित्य था और एक अजय था। हम चारों ने मिलकर कंपनी ओपन करी थी। तो हम इस कंपनी के कहलाएंगे प्रमोटर्स। क्या कहलाएंगे, प्रमोटर्स, राइट। अब कंपनी में क्या होता है, इतने सारे शेयरहोल्डर्स हैं, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब एक तरीके से यही बिजनेस के असली ओनर्स हैं। कंपनी के असली ओनर्स यही है, क्योंकि इन्हीं का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्हीं के पैसे से कंपनी रन हो रही है। तो जैसे आपने ये बोला कि ये तो बिजनेस के ओनर हो गए एक तरीके से, तो सामने वाले को अच्छा मैं बिजनेस का ओनर हूं, तो फिर वो क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे आएगा, वो आके देखेगा अच्छा क्या काम कर रहे हो, कैसे हो रहा है, और आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब ये कंपनी ओपन होती है तो वहां पे कोई 10, 15 और 20 पीपल्स नहीं होते, लैक्स में पीपल्स होते हैं जो अपना अमाउंट क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसे हर कोई अगर कंपनी में आके ये देखना चालू कर दे, बोले कैसे काम हो रहा है, फिर वो क्या होगा, देखेगा भी। और साथ में क्या होता है, अब हिंदुस्तानियों में एक आदत होती है, राय जरूर दे देते हैं, अपनी सलाह, सजेशन जरूर दे देते हैं, चाहे काम की समझ हो या नहीं हो, ठीक है ना। और आजकल तो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और खुली है, तो वहाँ पे सबको वो एकदम सबको बहुत शानदार नॉलेज प्रोवाइड करवाती है हर चीज की। तो सबको आजकल सबको हर चीज की नॉलेज है, ठीक है ना, हर किसी को हर चीज की नॉलेज है, घर में हर कोई डॉक्टर है आजकल, ठीक है ना। तो सलाह देना चालू कर देगा कि इस काम को ऐसे करो, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। तो अब या तो वो जो प्रमोटर्स हैं वो या तो एक अपना बिजनेस ही कर लें, या फिर उनकी बातें और उनके सजेशन ही सुनते रहें, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या किया जाता है, उन सारे शेयरहोल्डर में से 2 या 3 या 4 पर्सन को सेलेक्ट करते हैं और बोला जाता है कि ये लोग क्या है, इन सारे शेयरहोल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये इन सारे शेयरहोल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव बनके कंपनी में क्या करेंगे, काम करेंगे, कंपनी की वर्किंग देखेंगे। तो इन सारे शेयरहोल्डर में से जो 2 या 3 पर्सन हमने सेलेक्ट करे, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्टर्स। ये आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्टर्स। एंड कलेक्टिवली ये क्या कहलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो ये होते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बात आती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज में लेते हैं? मैंने क्या बताया, कौन है बोर्ड ऑफ हु इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? ये इन सारे इन लाखों शोल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कंपनी में इन शोल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इन सारे शोल्डर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहे हैं। तो ये सारे शोल्डर क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में अपने सारे शोल्डर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं जिसको बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है ना? इस एनुअल जनरल मीटिंग में एंड ऑफ द ईयर में ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये अपने सारे शोल्डर को पूरे साल भर का पूरा हिसाब किताब देते हैं, पूरा बताते हैं कि साल भर में टोटल कितनी इनकम हुई, कहां से इनकम हुई, साल भर में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, और फिर अब एंड ऑफ द ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीजें वो अपने सारे शोल्डर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपके जो इन्वेस्टर हैं, शोल्डर्स हैं, उनका जो भरोसा है वो आपकी कंपनी पे बना रहे। अगर भरोसा नहीं रहेगा तो शेयरहोल्डर्स क्या करेंगे, अपना पैसा आपकी कंपनी से विड्रॉ करेंगे, वापस निकाल के ले जाएंगे। तो इसलिए एंड ऑफ द ईयर में ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी सारे शेयरहोल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें पूरी जो भी साल भर में अकाउंटिंग करी वो सारी उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो अब अगर प्रॉपर वे में ढंग से अगर अपन अकाउंटिंग नहीं करें, अगर अपन ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करें, तो क्या डायरेक्टर अपने शेयरहोल्डर्स को पूरे साल भर का हिसाब किताब दे पाएंगे कि साल भर में ड्यूरिंग द ईयर कितनी इनकम हो रही है, टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके डायरेक्टर्स अपने शेयरहोल्डर्स को पूरा हिसाब किताब सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपके इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे कि हमारा पैसा सेफ जगह, सेफ कंपनी में इन्वेस्ट हो रखा है। तो इस तरीके से जो डायरेक्टर हैं वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर कौन होता है? आपने सुना तो होगा मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? जैसे सपोज करो मेरा बिजनेस है मेरा, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ कहाँ पे, निर्माण नगर में मैं रहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर। अब मैं अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर प्रताप नगर में भी ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है ना? प्रताप नगर में भी मैं अपना डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करना चाहता हूँ। अब मैंने प्रताप नगर में अपना वो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करा, अब मैं उसको वहां पे मैनेज कर रहा हूँ। तो नेचुरल बात है मैं दो में से एक ही जगह रहूंगा, या तो मैं अपने निर्माण नगर वाले स्टोर में रहूंगा या प्रताप नगर में। एट अ टाइम दो जगह तो रह नहीं सकता। तो नेचुरल बात है मैंने कुछ वर्कर्स भी रख रखे होंगे। तो अब जब मैं प्रताप नगर जाता हूँगा तो पीछे जो निर्माण नगर वाले डिपार्टमेंट स्टोर में जो वर्कर्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते होंगे, या मालिक तो है नहीं, चलो अब आराम से काम करते हैं। तो कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको अटेंड किया तो किया, नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, किसी ने कुछ किया तो उसको कस्टमर को उठपटांग जवाब दे दिया ताकि वो दोबारा सामान ही लेने नहीं आए। तो पता चला उस प्रताप नगर के डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने के चक्कर में, उसको मैनेज करने के चक्कर में निर्माण नगर वाला स्टोर बंद हो गया मेरा। लेकिन मेरे को बिजनेस एक्सपेंड करना है, फैलाना है, तो मेरे को ऐसी ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने प्रताप नगर में अपना डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करा और वहां पे एक पर्सन को अपॉइंट करा। मैंने वहां पे एक पर्सन को अपॉइंट करा और उसको बोला कि बोले जैसे मैं यहाँ पे निर्माण नगर का अपना स्टोर कंट्रोल और मैनेज करता हूँ, सारे डिसीजन यहाँ के मैं लेता हूँ कि किस चीज को किस प्राइस पे बेचना है, कब स्टोर ओपन होगा, कब क्लोज होगा, किस वर्कर को रखना है, किसको हटाना है, सब चीजें मैं ही कंट्रोल मैनेज करता हूँ। इसी तरीके से इस प्रताप नगर वाले स्टोर को भी क्या करोगे, आप ही पूरा कंट्रोल मैनेज करोगे। बोले ठीक है, वो जिस भी पर्सन को रखा है बोले सर ठीक है कर दूंगा। लेकिन मैं उस पर्सन को क्या बोलूंगा, बोले जो तुम काम करोगे ना इसके बदले में कोई सैलरी पे नहीं करूंगा। तो सामने वाला कहेगा सैलरी पे नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ काम क्यों करूं? तो मैं उसको कहूंगा भाई सैलरी नहीं दे रहा, बराबर का हिस्सेदार बना रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इस डिपार्टमेंटल स्टोर से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें अपने बराबर का हिस्सेदार बनाना चाह रहा हूं, मैं 10% का प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा आप प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं, लेकिन मैंने
ये काम करने के पीछे मेरे एक बहुत बड़ा मोटिव है। क्या है वो मोटिव? अगर मैं उस मैनेजर की, वो जो मैनेजर मैंने वहां पे अपॉइंट किया अपने प्रताप नगर वाले स्टोर में, अगर मैं उस मैनेजर की सैलरी फिक्स कर देता 30,000 पर मंथ, तो फिर पता है वो क्या करता? वो कहता सर देखो आजकल क्या है, थोड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत अच्छे मॉडर्न हो गए हैं, तो सर यहाँ पे क्या करो, एसी लगवाओ, पूरे स्टोर को एयर कंडीशन बनवाओ, एसी लगवा दो, सेंट्रलाइज एसी करवा दो उसको। मैंने कहा सही बोल रहा है कि सारे स्टोर आजकल ऐसे होते हैं, सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे ही होते हैं। मैंने लगा दिया। अब वो वहां पे क्या करेगा, आराम से बैठेगा कि उसको मतलब नहीं रहेगा कि कोई आ रहा है, कस्टमर आ रहा है या जा रहा है, सामान स्टोर में खत्म हो गया या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं रहेगा उसको। आराम से बैठेगा और अगले महीने की 1 तारीख को यहाँ निर्माण नगर में मेरे पास आएगा, सर वो मंथ कंप्लीट हो गया, मेरी सैलरी दे दो। क्या मतलब है उसको? स्टोर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैंने उसको क्या बोला कि बोले जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% प्रॉफिट मैं दूंगा या 20% प्रॉफिट दूंगा। तो वहां पे वो स्टोर में बहुत मेहनत से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जितना ज्यादा स्टोर में बिजनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टोर में प्रॉफिट होगा, और जितना एक्सेस में प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मेरा कमीशन बनेगा, उतना ज्यादा मेरे को कमीशन मिलेगा, उतना ज्यादा मेरे को रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो फिर वहां पे वो क्या करेगा, बहुत एफिशिएंटली, बहुत ढंग से अपना स्टोर समझ के वहां पे वो काम करेगा, वर्कआउट करेगा। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं मैनेजर, ऐसे पर्सन को बोलते हैं मैनेजर। ठीक है ना? अब ये जो मैनेजर है इसका तो रेम्यूनरेशन भी किस पे डिपेंड है कि हम अकाउंटिंग करके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करी है, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करके वो जो प्रॉफिट निकल के आया है, उस प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देना है, उस प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देना है। तो उस मैनेजर अपना जो कमीशन है वो उस प्रॉफिट पे क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से मैनेजर उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से पार्टनर्स कौन होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। और ये जो दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हैं, इनको अपन बोलते हैं पार्टनर्स। इनको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। अब ये पार्टनर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं? पार्टनर्स आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे? देखो, स्टार्टिंग में जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो नेचुरल बात है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये हमारे जो नोन पर्सन्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव होते हैं, उनके साथ करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, बोले बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर आप उसकी प्रॉपर वे में ढंग से अगर अकाउंटिंग ना करें पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होगा? सपोज करो दो पार्टनर हैं ए और बी, तो सपोज करो उसमें से ए क्या कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहा है, और बी क्या कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है। लेकिन ये कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं कर रहे बिजनेस में। तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर में जब ये बैठेंगे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ए सोच रहा होगा बोले साल भर में टोटल अराउंड 2 लाख की परचेज हुई होगी, और ए क्या सोच रहा है कि बोले साल भर में टोटल 6 लाख के अराउंड क्या हुई होगी, सेल हुई होगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग तो करी नहीं, तो इसलिए बस अंदाजा ही लगा रहे। तब अब दोनों जने बैठे, ए क्या संभालता था, परचेज डिपार्टमेंट। उसने बी ने उससे पूछा साल भर में कितनी परचेज हुई, उसने कहा 4 लाख की परचेज हुई। अब बी तो क्या सोच के बैठा था कि अराउंड 2 लाख के आसपास की परचेज हुई होगी, और वो ए क्या बोल रहा है 4 लाख की परचेज होगी। अब बी के मन में डाउट आएगा कि इसने कुछ गड़बड़ करी है, ये परचेज तो 2 लाख के अराउंड ही हुई और ये कह रहा है 4 लाख की परचेज कर ली इसने। उसके मन में डाउट आएगा ए के प्रति। अब ए पूछेगा बी से, बी क्या कर रहा था, सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा था, लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहा था, उसको लिख नहीं रहा था। अब ए ने बी से पूछा कितनी सेल करी, उसने कहा 3 लाख की सेल करी। अब ए तो क्या सोच के बैठा था कि सेल हुई होगी अराउंड 5-6 लाख की। तो अब ए सोचेगा कि इसने सेल तो कर दी, लेकिन ये बता नहीं रहा है कि इसने सेल कर दी। तो अब ए बी पे डाउट करेगा। तो एक क्या होगा, ये डाउट बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद इनके बीच में झगड़े हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और जो रिलेशनशिप थी वो भी खत्म। तो इस बेटर क्या करें कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसको एक जगह लिखें,
ताकि प्रॉपर वे में उसकी अकाउंटिंग करें, और फिर उस अकाउंटिंग करके वो जो अकाउंटिंग करेंगे उससे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, यानी जो प्रॉफिट लॉस होगा, उसको एंड ऑफ द ईयर में आपस में बांट लें। तो जब प्रॉपर वे में हर चीज की अकाउंटिंग होगी तो ना ए को बी पे कोई डाउट होगा, ना बी को ए पे कोई डाउट होगा। तो इस तरीके से ये पार्टनर्स इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। फिर कौन है आपके एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। अब ये एम्प्लॉय और वर्कर्स कैसे यूज करते हैं? अब आपका जो एम्प्लॉय और वर्कर है वो क्या देख रहा है, बोले मैं जहां पे काम कर रहा हूं उसके प्रॉफिट्स दिनों दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जो प्रॉफिट्स हैं उसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो सोचेगा ये जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, ये तो बहुत साल भर से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और हमको पूरी सैलरी दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि कोरोना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, इस बहाने हमारी सैलरी काट के दे रहे हैं कि हमारे पास सेल नहीं हो रही, हमारे पास ये नहीं हो रही। लेकिन ये जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या दिखा रहे हैं कि इनके प्रॉफिट तो हर महीने बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और हमको सैलरी दे नहीं रहे, बोल रहे हैं कि कोरोना है, सेल्स नहीं हो रही, इसलिए सैलरी काट के दे रहे, 40-50% सैलरी काट के दे रहे। तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा, इसको देखेगा, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और अपने ओनर से जाके बोलेगा, बोले ये आप तो कह रहे हो कि बोले कोरोना है इसलिए सेल्स नहीं हो रही, इसलिए हम आपको पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम आपको 60% सैलरी देंगे, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ और ही चीज बता रहे हैं, वो तो ये दिखा रहे हैं कि हर महीने आपकी सेल बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय और वर्कर है वो अपने मैनेजमेंट से डिमांड करेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई आपकी सेल या प्रॉफिट में कोई डाउनफॉल नहीं है, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो आप हमको पूरी सैलरी दीजिए, हमें भी अपनी पूरी सैलरी चाहिए विद इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज और वर्कर्स इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और कई जगह वाकई में हो रहा है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया है। प्रोपराइटर कौन है? मैंने बताया था कोई पर्सन, अगर कोई एक पर्सन जो सिंगल हैंडेड अगर किसी बिजनेस को कर रहा है, एक बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन कैरी ऑन कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप फर्म। और ये जो एक सिंगल पर्सन है इसको बोलते हैं प्रोपराइटर। क्या बोला जाता है? प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर क्या करेगा, अपनी जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन हो रही है, इससे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, देखो ये जो अकाउंटिंग अपन करते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि एक साल कर लिया अब अगले साल नहीं करेंगे, या फिर नेक्स्ट ईयर कर लिया तो अब नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ईयर टू ईयर बेसिस कंटिन्यू होती रहता है ये काम। तो क्या करेगा प्रोपराइटर, अपने करंट ईयर में जो भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे हैं उसको वो प्रीवियस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करेगा, कंपेयर करके उसको अपने बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगेगा, और फिर उस पर वो करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करेगा, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। तो इस तरीके से ये जो इंटरनल यूजर्स हैं वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इंटरनल यूजर्स अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं और ये किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। ओके।